डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग और लर्निंग पेडागोजीज का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। टाइम बहुत ही कम बचा है हमारे पास, तो सारे टॉपिक्स हम शायद कवर ना कर पाएं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करता चलूं। तो हमारे पास आज का एक टॉपिक जिसमें हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़ है कि सर असेसमेंट किसे बोलते हैं, ये पहली की पॉइंट होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इस बात में कंफ्यूज हैं कि सर ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो मैं एक आसान सा डिफरेंस आपको बता दूं कि सर असेसमेंट वर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लाइन लिखी है, सर असेसमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को जमा करने का प्रोसेस, एंड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग। इसमें आप क्या करते हो, बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को जमा करते हो। आप बच्चे की स्टडी से रिलेटेड, आप उसके ग्रेड्स, उसके मार्क्स, जो भी वो पेपर वगैरह उसने दिए हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को आप जमा करते हो। आप उसके बारे में ये समझने के लिए कि वो जो बच्चा है वो कितना इम्प्रूव कर रहा है। आप बोलेंगे कि सर इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। इसमें आप बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड कंटिन्यूसली उसकी इंफॉर्मेशन को आप जमा कर रहे होते हो कि बच्चा कितना सीख रहा है। फोकस फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक। इसमें आप इम्प्रूवमेंट और फीडबैक के ऊपर फोकस करते हो। असेसमेंट जो है वो उसके ऊपर फोकस करता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि बच्चा जो है वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, और फीडबैक का मतलब है कि आपने उस टेस्ट के हिसाब से अब आप उस बच्चे को एक फीडबैक दे सकते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू नाउ, अब आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें असेसमेंट में आती हैं। हम असेसमेंट लेते हैं टेस्ट के थ्रू, हम ऑब्जर्वेशन करके असेसमेंट लेते हैं, हम उनको असाइनमेंट दे के असेसमेंट कर सकते हैं, क्विज दे के, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट के बाद दूसरा हमारे पास आता है इवैल्यूएशन। अब देखें इसको क्या कहते हैं। इवैल्यूएशन जो है यहाँ पे पहली लाइन में, अच्छा पहले मैं इसकी डेफिनेशन लास्ट में लिखी हुई है कि एवोल्यूशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है डिटरमाइन करने का, टू विच द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टू एक्सटेंड द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। इसमें असल में आप ये समझते हो कि आपने अपना टारगेट जो आपने सेट किया था उन बच्चों के लिए वो कितना अचीव किया है। इसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि टेस्ट के बाद उस बच्चे का रिजल्ट क्या आया, इट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। आप बोलेंगे कि सर इट इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, ये असेसमेंट का एक बड़ा ब्रॉडर लेवल का कॉन्सेप्ट है। इट इन्वॉल्व द जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट डेटा। इसमें आप क्या करते हो, बच्चे को जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट डेटा कि उसने असेसमेंट में कितना अच्छा परफॉर्म किया, उस हिसाब से आप उसकी इवैल्यूएशन करते हो। डिटरमाइंस वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और नॉट। इसमें आप ये पक्का करते हो कि आपने जितना उस बच्चे के लिए सोचा था, या जितना आप उससे अचीव करवाना चाह रहे थे, कि उसने उतना अचीव किया या नहीं। देखें, असेसमेंट का मतलब होता है आप बच्चे के बारे में जो भी डेटा है, मिसाल के तौर पे आप उससे पेपर ले रहे हो, तो पेपर का लेना, टेस्ट का लेना असेसमेंट है। लेकिन उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो उसकी इवैल्यूएशन है, कि अब आप रिजल्ट के थ्रू आप ये डिटरमाइन करते हो कि आइदर उस बच्चे ने आपने जो टारगेट बनाया था उतना वो अचीव कर चुका है या नहीं। अब हम इसके बारे में कुछ सिंपल से डिफरेंसेस जो आपको लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए आपके टेस्ट के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें नेचर की, पहली है नेचर एस्पेक्ट, नेचर, फिर पर्पस, फिर फोकस, फिर एग्जाम्पल। यहाँ पे असेसमेंट और एवोल्यूशन के बारे में बता रहा है। देखिएगा, जो असेसमेंट है वो एक कंटिन्यूस नेचर का प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूसली होता रहता है, इसकी नेचर ये है कि रुकता नहीं है असेसमेंट। जो एवोल्यूशन है वो पीरियडिक होता है। पीरियडिक का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट किया जाता है, ये कंटिन्यूस नहीं है। पर्पस है इम्प्रूव लर्निंग, इससे आप इम्प्रूव कर सकते हो लर्निंग को, असेसमेंट से आप उनकी इम्प्रूव कर सकते हो लर्निंग को बच्चों की। जज परफॉर्मेंस, इवैल्यूएशन से आप बच्चों की परफॉर्मेंस को जज करते हो। मैंने अभी बताया, असेसमेंट आप कलेक्शन करते हो डेटा की, और आप जज करने के लिए इवैल्यूएशन करते हो। फोकस करते हो प्रोसेस ओरिएंटेड, ये जो असेसमेंट होता है इसका पूरा जो फोकस है वो प्रोसेस पे होता है, लर्निंग प्रोसेस पे, और ये जो है वो उसके आउटकम पे होता है। मतलब इसमें आप फोकस किस पे कर रहे होते हो कि बच्चे ने आउटकम क्या दिया है। और एग्जाम्पल क्या है इसका असेसमेंट का, इसमें हमारे पास क्विज आ गए, ऑब्जर्वेशन आ गए, टेस्ट आ गए। और इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल कौन है, फाइनल एग्जाम रिजल्ट, ये इवैल्यूएशन है उसकी। आगे चले, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हमारे पास असेसमेंट के कौन से टाइप है, तो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, आप बोलेंगे सर फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो कि लर्निंग के दौरान कंडक्ट किया जाए।
प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक उसी टाइम पे उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसको फीडबैक मिलता है। देखें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जो ड्यूरिंग द लर्निंग दी जाए। देखें, एक बच्चा अपने क्लास के अंदर आप कुछ पढ़ा रहे हो, आप उसी टाइम पे उस बच्चे से उसी लेसन के अंदर से कुछ चीजें पूछना शुरू कर देते हो। आप उसी टाइम पे उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हो कि वो कितना सीख रहा है। आप बोलते हो सर ये जो ड्यूरिंग द क्लास ड्यूरिंग द लर्निंग हो रहा है, इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट का नाम देते हो। आगे चलें तो इसके लो स्टेक्स होता है। लो स्टेक्स का मतलब होता है कि इसके अंदर जो उस बच्चे का जो रिजल्ट होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको नहीं दे रहे होते। फिलहाल के तौर पे हम सिर्फ उसकी लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद एग्जाम्पल्स इसके कौन से हैं, जैसे आपने क्लास टेस्ट ले लिया उसी टाइम पे, जैसे आपने क्लास का होमवर्क दे दिया उसी टाइम पे आपने होमवर्क दिया, उसके अलावा ओरली आपने अगर क्वेश्चन कर लिए, तो ये सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होते हैं। ये सारे क्योंकि आप लर्निंग के दौरान ही दे रहे हो। उसके बाद पर्पज क्या है, आप फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों करते हो? आप बोलते हो सर इंप्रूव करने के लिए टीचिंग। देखिए आप जो बोल रहे हो उनको बात समझ में आ भी रही है कि नहीं, और आप लर्निंग प्रोसेस को बेहतर कर रहे हो, क्योंकि बच्चा जो है वो कितना बेहतरी से सीख रहा है, बेहतर तरीके से। आगे हमारे पास है दूसरा तरीका, दैट इज कॉल्ड समेटिव असेसमेंट। दूसरी असेसमेंट का तरीका है जिसका नाम है समेटिव असेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको समेटिव को? आप बोलेंगे कि सर ये एक ऐसी असेसमेंट होती है जो कंडक्ट की जाती है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट को एक बार वाइंड अप कर लेते हो, चैप्टर को एंड कर लेते हो, या कोई भी चीज जो भी आपने टारगेट बनाया था वो एंड कर लेते हो, तो उसको उसके बाद जो असेसमेंट होती है उसको समेटिव बोलते हैं। मेयर्स फाइनल अचीवमेंट, इसमें बच्चे की फाइनल अचीवमेंट को आप मेयर करते हो। इसके हाई स्टेक्स होते हैं, इसकी वैल्यू इसका रिलेटिवली जो हमारे पास जो वैल्यू है वो ज्यादा है रिलेटिवली फॉर्मेटिव से। ठीक है, इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं समेटिव को। एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास, जैसे कि फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हो गए, फाइनल एग्जाम हो गए, बोर्ड एग्जाम हो गए, ये सारे समेटिव में आते हैं। लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोसिस का मतलब आपको पता है छानबीन करना, पता लगाना। तो डायग्नोसिस असेसमेंट ऐसी होती है जिसमें आप बिफोर इंस्ट्रक्शन करते हो ये असेसमेंट। इसमें आप बच्चे से, जैसे आपने अभी तक क्लास का वो लेक्चर स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन आप उससे पहले ही पूछते हो उन बच्चों से कि बच्चा क्या आज के टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बच्चों की लेवल क्या है उस टॉपिक से रिलेटेड, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये जो असेसमेंट है इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट का नाम देते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट है। उसके बाद चौथी है जिसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट असेसमेंट। अब ये क्या होती है? आप बोलेंगे सर यूज टू प्लेस द स्टूडेंट्स एट अप्रोप्रिएट लेवल। आपको पता होता है आपने बच्चों को एक अप्रोप्रिएट लेवल पे रखा होता है। हाँ, आपने अगर शायद उनको एक शीट के ऊपर लिख के नहीं दिया होता, लेकिन आपने माइंडसेट पे ये एक चीज बना के रखी होती है कि सर ये जो बच्चा है वो हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, ब्राइट स्टूडेंट है। ये जो बच्चा है वो एक मीडियम है, ये जो बच्चा है वो थोड़ा कम सीखने वाला है। तो हम इसको प्लेसमेंट असेसमेंट का नाम देते हैं। लेकिन ये प्लेसमेंट का नाम देते हैं, लेकिन प्लेसमेंट असेसमेंट के दौरान आप बच्चों से कुछ काम करवा रहे होते हो, कुछ टेस्ट ले रहे होते हो, लेकिन उन टेस्ट के बेस पे आप उनको प्लेस करते हो कि ये बच्चा किस लेवल पे आ रहा है। अब हमारे पास है टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट। कौन से टूल्स हैं जो कि आप असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हो? तो आप बोलेंगे सर टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ असेसमेंट, हमारे पास पहला आता है ट्रेडिशनल टूल। एक तो ट्रेडिशनल टूल हम जो रवायती तरीके हैं, जैसे कि रिटन टेस्ट आपने ले लिया, एमसीक्यू ले लिया, ऐसे ले लिए, उनसे आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है मॉडर्न टूल, आज के हमारे पास जदीद तरीके कौन से। तो हमने ये देखा कि हमारे पास मॉडर्न टूल्स भी बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि हमने पोर्टफोलियो, बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना। रूब्रिक्स, एक टेबल होता है जिसमें आप बच्चों की कंटिन्यूसली उनकी ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे होते हो। आपने उनको प्रोजेक्ट्स के थ्रू मॉनिटर किया। पीयर असेसमेंट, मतलब उन्हीं के जो साथी हैं, मतलब स्टूडेंट्स की असेसमेंट स्टूडेंट्स की मदद से की जाए तो उसको पीयर असेसमेंट बोलते हैं। और सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि बच्चा खुद अपने आप को असेस करता है कुछ पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू। आगे चले, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड असेसमेंट। एक अच्छी असेसमेंट किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे सर उसको बोलेंगे जो कि पहली चीज जिसमें वैलिडिटी हो। वैलिडिटी का मतलब क्या मतलब होता है कि सर इट मेयर्स इट इट एक मिनट, हाँ, वैलिडिटी का मतलब होता है कि सर मेयर्स व्हाट इट शुड मेयर। वैलिडिटी उसको बोलते हैं कि जिसमें आप जो आउटकम हासिल करना चाहते हो वो आपको मिल जाए, तो आप बोलते हैं सर ये एक वैलिड असेसमेंट है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। इसमें आपको आपको लगातार रिजल्ट्स मिलते रहे, आइदर वो नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन मिलते रहे, तो आप बोलेंगे सर ये असेसमेंट रिलायबल है, जिसमें आपको रिजल्ट्स मिलते रहे। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फ्री फ्रॉम बियास। इसमें कोई आपने किसी एक बच्चे को
एक ऐसी असेसमेंट जिसमें कोई बियास ना हो। बियास का मतलब होता है इत्तेफाक या फर्क। आपने किसी बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, सब आपके लिए बराबर हैं। प्रैक्टिसेबिलिटी मतलब इजी टू एडमिनिस्टर, और जिसको इजीली जो है वो किया जा सके, उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको एडमिनिस्टर, उसको समझा जा सके और उसको अमल में लाया जा सके। और कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन कवर कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, इसमें कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि बच्चे की जो भी एस्पेक्ट्स हैं, उसका कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, उसका फिजिकल मेंटल एस्पेक्ट जो भी, उन सबको वो कवर करता हो एट अ टाइम, तो आप उसको एक गुड असेसमेंट का नाम देते हैं। लास्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के असल में काम क्या है? आप बोलेंगे सर इससे आप मेयर करते हो अचीवमेंट को, इंप्रूव करते हो टीचिंग मेथड को, प्रोवाइड करते हो फीडबैक को, या बच्चे को फीडबैक देते हो कि बच्चा आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करते हैं कि एवेल्युएशन की वजह से आप समझ सकते हो कि आप आगे अब क्या करना चाहते हो। इससे एवेल्युएशन से आप मोटिवेट करते हो स्टूडेंट्स को और प्रोमोट करते हो अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब हिसाब किताब रखते हो बच्चों के बारे में कि वो बच्चा जो कितना इंप्रूव कर रहा है या कितना पीछे रह रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो है उसको यूज करने के प्रिंसिपल्स क्या है हमारे पास? शुड बी ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, माना फ्री ऑफ बियास होना चाहिए। उसके बाद है शुड बी कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूसली चलना चाहिए। उसके बाद बेस्ड ऑन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि, या बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमको क्या चीज अचीव करनी है। शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, मतलब सारे एस्पेक्ट्स को कवर करनी चाहिए। और मस्ट बी स्टूडेंट सेंटर्ड, इसमें टीचर सेंटर्ड ना हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो। मतलब ऐसी इवैल्यूएशन जिसमें बच्चा रिलैक्स हो या उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। उसके बाद है डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इवैल्यूएशन का, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि सर डोमेन्स कौन से हैं, लर्निंग के डोमेन जो कि इवैल्यूएशन में पूछे जाता है। आप बोलेंगे सर 3 डोमेन्स हैं, और ये हमने बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। जो ब्लूम साइंटिस्ट है जिनका नाम था ब्लूम, उनकी टेक्सोनॉमी, एक उन्होंने एक डोमेन सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने कहा 3 डोमेन की लर्निंग्स होती है। एक का नाम है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन लर्निंग क्या होती है? इसमें हम नॉलेज को इंक्लूड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को, थिंकिंग को। तो आप बोलते हैं सर वो हमारे पास लर्निंग के वो एस्पेक्ट जो कि रिलेटेड हो माइंड से, आप उनको कॉग्निटिव डोमेन में रखते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डोमेन आता है उसको बोलते हैं इट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन। इसमें हमारे एटीट्यूड आ गए, हमारे वैल्यूज और इमोशंस आते हैं। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डोमेन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हमारी स्किल्स और फिजिकल एक्टिविटीज आती हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, इसके हमारे पास स्टेप्स हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हमारे पास स्टेप्स कौन से हैं कि पहली चीज जो करनी है दैट इज टू रिमेंबर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पहला रिमेंबर, दूसरा चीजों को अंडरस्टैंड करना, तीसरा उसको अप्लाई करना, चौथा एनालाइज करना, उनको समझना, फिर उसके बाद इवेल्युएट करना और क्रिएट करना, अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिशन करना। तो आप बोलेंगे सर ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अप्लाई करने का एक तरीका है, एक पूरा एक मेथड है जो कि यहाँ पे इन स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा इस एक मिनट, हाँ तो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आता है। आगे चलें तो इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एग्जाम क्वेश्चंस एंड असेसमेंट। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, ये जो आप मैंने तरीका बताया, ये एग्जाम क्वेश्चन और असेसमेंट को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो पहला अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, अंडरस्टैंड कितना किया, अप्लाई कितना किया, एनालाइज, एवेल्यूएट और क्रिएट। आगे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जो एक इवैल्यूएशन है उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एक वो कंटिन्यूस हो, दूसरा वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अब ये कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? कंटिन्यूस का मतलब है कि जो थ्रू आउट द ईयर चले, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सारे डोमेन्स आ जाएं, मतलब हर डोमेन का अंदर इंक्लूजन हो, या हर किस्म का जो बच्चा है उस इवैल्यूएशन के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर पाए। फोकस कहाँ पे होता है? ये जो कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसका फोकस क्या होता है? तो ये एकेडमिक और को करिकुलर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है। को करिकुलर हम बोलते हैं कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज जो कि हमारे करिकुलम के अलावा हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों को आप खेलना कूदना, उनका घूमना फिरना, ये जो जो भी चीज़ें आप, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको उनको फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू सिखाना चाह रहे होते हैं, तो वो उसकी आ जाती हैं को करिकुलर डेवलपमेंट में। लास्ट हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम इसमें आता है हमारे पास। कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन में हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम आता है, जैसे कि मार्क्स को आप आप उनको रिप्लेस कर दें, उनकी जगह पे आप उनको ग्रेड दें।
ग्रेड देने से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा, कि हमें पता है मार्क्स जो होती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप करती हैं, किससे? ग्रेड से। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव फीडबैक। इससे आपको क्वालिटेटिव फीडबैक मिलता है कि बच्चा जो है वो किस क्वालिटी से परफॉर्म कर रहा है, क्वांटिटेटिव नहीं, नंबर्स में नहीं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग वर्सेस असेसमेंट ऑफ लर्निंग वर्सेस ऑफ लर्निंग। देखें दो चीजें, असेसमेंट होती है दो चीजों के लिए, एक लर्निंग के लिए, दूसरा लर्निंग की असेसमेंट। मतलब कि आप बच्चों को सिखाने के लिए असेसमेंट कर रहे होते हो, दूसरा बच्चों ने कितना सीखा उसकी असेसमेंट कर रहे होते हो, उसको ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ये दो चीजें होती हैं। तो हमारे पास टाइप्स हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें क्या होता है, आप इंप्रूव करते हो लर्निंग को। जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे होते हो, जब आप बच्चों के बारे में समझने के लिए असेसमेंट कर रहे होते हो, तो इससे आप बच्चों की इंप्रूव करते हो लर्निंग को, तो ये फॉर्मेटिव होती है। दूसरा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें आप क्या क्या कर रहे होते हो, इसमें आप बच्चों की लर्निंग को मेयर कर रहे होते हो, तो ये समेटिव फॉर्म में आएगी। तो ये आ गया हमारे पास दो टाइप की असेसमेंट। तीसरा भी हमारे पास एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, और ये सेल्फ असेसमेंट होती है, ये स्टूडेंट खुद करता है। तो आप बोलते हैं सर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग, ये तीन पर्टिकुलर टाइप्स हैं असेसमेंट के। और आगे चलते हैं हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड्स इन एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन के मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं? अब एवेल्यूएशन जो है उसके लिए हम मॉडर्न असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट यूज करते हैं, आईसीटी बेस्ड। उसके बाद एडॉप्टिव टेस्ट, ठीक है, हर बच्चे के लिए एडॉप्टिव अलग डिफरेंट टाइप से। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्यूएशन करते हैं और आउटकम बेस्ड ओरिएंट एजुकेशन करते हैं। आउटकम बेस्ड मतलब हमें उनसे क्या रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से हम उनको एजुकेशन में इन करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट एवेल्यूएशन, इनके एडवांटेजेस क्या है असेसमेंट एवेल्यूएशन करने के? तो हम पता है सर इससे इंप्रूव होती है टीचिंग स्ट्रेटजी, इससे हम स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इनसे हम लर्निंग आउटकम को एनहांस करते हैं और हेल्प करते हैं बच्चों की करिकुलर डेवलपमेंट में। तो हम ये एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन की बात करते हैं। लिमिटेशंस लास्ट है बियास एंड एवेल्यूएशन। ये लिमिटेशंस हैं, देखिएगा कि एवेल्यूएशन और असेसमेंट के दौरान इन चीज़ों का ख्याल करना है कि बियास नहीं होना चाहिए, आपको किसी बच्चे को फेवर नहीं करना है। ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जाम्स के ऊपर ओवर एम्फेसिस, कि पूरा आपका ध्यान लर्निंग से ज़्यादा एग्जाम्स पे हो। स्ट्रेस एंड फॉर स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस का पैदा होना, और मे इग्नोर क्रिएटिविटी, हो सकता है कि यहाँ पे क्रिएटिविटी बच्चों की इग्नोर की जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे पास। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में। थैंक यू।